जाऊं हम रही तो पाट पीताम्बर, जाऊं हम रही तो पाट पीताम्बर। कृष्ण करथि श्रृंगार, बदन बीच शोभितौ हे हमरा श्याम के संदेशा तनिक कहबन हे। जाऊं हम रही तो बेला चमेला, जाऊं हम रही तो बेला चमेला। कृष्ण करथिन श्रृंगार, हृदय बीच शोभितौ हे। कृष्ण करथिन श्रृंगार, हृदय बीच शोभितौ हे। जाऊं हम रही तो मोर के पंखी, जाऊं हम रही तो मोर के पंखी। कृष्ण करथिन श्रृंगार, मुकुट बीच शोभितौ हे। कृष्ण करथिन श्रृंगार, मुकुट बीच शोभितौ हे। हमरा श्याम के संदेशा तनिक कहबन हे। जाऊं हम रही तो बांस के फूलवा, जाऊं हम रही तो बांस के फूलवा। कृष्ण बजथिन बांसुरिया, अधर बीच शोभितौ हे। कृष्ण बजथिन बांसुरिया, अधर बीच शोभितौ हे। हमरा श्याम के संदेशा तनिक कहबन हे। तनिक कहबन हे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत भावना से आप गाती हैं, जैसे नागेश जाट जी और खान साहब गाते हैं वैसे ही बहुत अच्छा। हम लोग का वेबनाथ पवित्र हो जाता है आप लोगों के आने पवित्र से। और मैथिली में, शुद्ध मैथिली में इन्होंने किया। हाँ, शुद्ध वाह, मैथिली में प्रणाम किया। प्रणाम प्रणाम। खान साहब भी खुश हो गए और झाजी भी खुश हो गए और हम सभी खुश हो गए। राजस्थान के डॉक्टर विनय कुशवाहा जी भी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया। तो अब हम लोग नागेश झा जी का ये मतलब जिससे हम लोगों के इसमें कोई व्यवधान नहीं आए। सुब्रज्योति तुमियो एक दिन प्रार्थना गाइबे। हाँ, सुब्रज्योति एक दिन तुम्हें प्रार्थना गाइबे। बांग्ला 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 प्रार्थना আমরা শুনবো। ঠিক আছে, কালকে কালকে सुब्रज्योतिर बांग्ला प्रार्थना হবে। ठीक আছে। अब नागेश झा जी। थैंक यू सर। एक्चुअली वो कभी कभी कुछ वही ईयरफोन ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ, थोड़ा देर हो गया ज्वाइन करने में। अब मैं प्रारंभ कर रहा हूँ सर। हाँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम आपके पदाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप्छन्दः विघ्नेश देवता वम बीजम यम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। गुरु वंदना।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अरे वाह, वेरी गुड। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हनुमान जी की मनोजवम मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरियुक्तमुख्यं श्रीराम की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवान शिव की आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम बहुत अच्छा। सहितम नमामि हरि ओम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अब मैं खान साहब से कहूंगा कि हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी का स्वागत करें और उन्हें बोलने की अनुमति दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर चंद्रेश्वर खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ साहब। कहीं से आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि दो प्रार्थना माला के साथ बहुत ही भाव विह्वल परमात्मा को सब कुछ सौंपते हुए इसकी हम लोगों ने प्रारंभ की और हम सबों को बहुत खुशी है कि डॉक्टर विनय अपने तेज, अपने ओज, अपने अनुभव और कई तरह की समस्याओं का समाधान करके जो उनके अनुभव हुए हैं वो इस पीढ़ी के लिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब नया नया नाम दिया जा रहा है जनरेशन जेड इत्यादि, क्योंकि आप ये देखिएगा कि ये तो प्रवाह है सृष्टि का कि बूढ़ा भी समाज में रहता है, जवान भी समाज में रहता है, बच्चे भी समाज में रहते हैं। हम लोगों ने मिलजुल करके ऐसे तनाव युक्त समाज का निर्माण कर लिया है कि जहां तनाव नहीं भी है, जहां उबारने का नाव है, वहां भी हम तनाव पैदा कर लेते हैं। और ऐसे में डॉक्टर विनय में मैं ये कॉम्बिनेशन देखता हूं कि मनोविज्ञान को समझते हैं, डॉक्टर हैं और उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता बड़े ही प्रखर किस्म की है। और एक स्टेज है जिस स्टेज में रजनी जी और नागेश जी ने अमिताभ जी के जो देखेंगे, अमिताभ जी जिस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, समाज में प्रेरणा की कमी हुई है, अच्छे शब्दों की कमी हुई है।
जहां नकारात्मक विचार नहीं आए वहां भी घुसेड़ने की कोशिश है। और कई तरह के तंत्र जो सुनियोजित हैं, जो युवाओं को समझ में नहीं आता है, उनको पथभ्रष्ट करने के लिए, उनमें हीनता लाने के लिए, ताकि उसका बाजारीकरण किया जा सके। ऐसे उभरे हुए समाज में डॉक्टर विनय ने, अमिताभ जी ने जब कहा, तो जो आपने सोचा है वो सबसे बड़ी चीज है। हम समाज किनके लिए पैदा कर रहे हैं? अपने बच्चों के। हमारे बच्चे का कल नहीं होगा तो अब हमारा कल क्या है? हमारा कल है हमारे बच्चे। तो इस बहुत ही सटीक और समीचीन विषय को जो डॉक्टर विनय आपने अपनी विद्वता के साथ में जोड़ा है, अपने अनुभव के साथ में जोड़ा है, और अमिताभ जी की जो ये खोज लगातार चलती रहती है, ये प्रणम्य है। इस प्रणम्य की भावनाओं के साथ, क्योंकि समाज में यदि प्रणम्य लोग रहेंगे, क्योंकि जब कभी कोई छात्र या कोई भी हारा हारा अंदर से महसूस करता है तो उसे सहारा की जरूरत है, और जब सहारा नहीं मिलता है तो वो कोई और किनारा कर लेता है। तो एक ऐसे वातावरण का सृजन और निर्माण जहां हम इतने संवेदनशील हों कि किसी की वेदना को समझ पाए, इस विषय के बारे में वेबिनार को रखना अपने आप में संवेदनशील वक्ता हैं, संवेदनशील आयोजक हैं और संवेदनशील हम सभी श्रोता हैं। तो बिना समय लिए हुए अब मैं अमिताभ जी, जो अपने आप में एक प्रखर खोजी हैं, प्रखर प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं, उनके ओज से, जोश से, भाव से, भंगिमा से जो चिंता प्रकट होती है, जो जहां वो ले जाना चाहते हैं, सबों को प्रणाम करते हुए इस बहुत ही महिमा मंडित गोष्ठी में एक एक व्यक्ति जो मौजूद हैं, जो शुभ्र हैं, स्नेह से युक्त हैं, जिनमें एक नया जोश है, और नागेश जी यहाँ हैं, 4 लोग और हैं, शिव हैं, विनय हैं, सुनील हैं, रमन हैं। ऐसे लोगों के बीच में बड़े प्रेम, आह्लाद और विनय के साथ डॉक्टर विनय से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने आख्यान व्याख्यान को आगे ले चलें, और अमिताभ साहब से आग्रह करूंगा कि विधिवत इसकी उद्घोषणा और उनके जो अपने मर्मज्ञ के रूप में जो शब्द हैं उसको देते हुए आगे बढ़ाएं। ओवर टू अमिताभ जी। बहुत बढ़िया। खान साहब ने बहुत अच्छा बोला। सुनील शर्मा जी भी जयपुर से जुड़ गए हैं, वो अभी जयपुर में हमारा MOT कार्यक्रम में भाग लिए, बहुत एक्टिव हैं, हर प्रोग्राम में हमारे आते हैं। और सुनील साहब, आपके ये कुशवाहा जी बोले थे कि मैं आऊँगा, तो हम आप सबसे इनका दर्शन करवाते। पिछली बार जब जयपुर आया था तो कुशवाहा साहब आए थे। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े वैद्य हैं, जो आपके राजस्थान के एसेट भी हैं। आपने आते तो मैं सबसे परिचय कराता। रमन जी भी आ गए हैं। रमन जी, अपना परिचय आपका लेंगे हम। हमारे बीच में हमारे आदरणीय, परम आदरणीय गोपाल शंकर प्रसाद जी IAS हैं, और इस उम्र में 82 बरस में भी 4था सेमेस्टर MBA का दे रहे हैं। इतने बड़े विद्वान और भी विद्वता को बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी डिग्रियां इन्होंने ले रखी हैं। उनका स्वागत, उनका चरण स्पर्श, और उनको हम बहुत इज्जत देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आते हैं, हम लोगों का मान बढ़ाते हैं। गोपाल शंकर जी IAS पदाधिकारी, रिटायर्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। हम उनको
पाके धन्य हो गए। और डॉक्टर स्नेह प्रभा भी बहुत बड़ी विद्वान हैं। हमारे ग्रुप में भी अभी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विनय आपके लिए वो डॉक्टर भट्ट ने भी एक ऐसे छापा है, हमारे वेबिनार ग्रुप में भेजा है कि बच्चों को कैसे इससे मुक्त किया जाए। हम हमारी उनसे बात हुई थी 1 महीना पहले से ही उन्होंने ये तैयार करके रखा था, लेकिन कुछ व्यस्ततावश वो नहीं बोल पा रहे थे और इस बार वो राजी हो गए। अगले रविवार से हम लोगों के लिए स्वामी कृष्णानंद जी ने रामायण की बात शुरू करने की कही है। और इस बीच में हमारे आशीष जी और विनय शुक्ला जी, गौरव जी, ये लोग जो ज्वाइन किए हैं हमारे प्रोग्राम को में शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। डॉक्टर रमन जी, आप अपना परिचय देंगे क्या? डॉक्टर रमन। नमस्कार जी। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सार हरियाणा से बोल रहा हूँ। कहाँ से? सार हरियाणा। हरियाणा से। अच्छा, आपको कहाँ से लिंकेज मिला? ये तो अपने डॉक्टर साहब हैं फतेहाबाद में, मैं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। फतेहाबाद में पोस्ट मास्टर हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप हमेशा ज्वाइन कीजिएगा। हमारा नंबर जो आपने लिंक लिया होगा उसमें छपा हुआ है। हमारे विनय कुछ शुक्ला जी और मेरा नंबर भी, फ़ोन नंबर डाल देते हैं, उसमें आप लोग मिस कॉल करिएगा और मैंने एक वो डाल दीजिएगा तो हम आपको हर बार, कल भी एक बहुत बड़ा और बहुत विचित्र मतलब चर्चा होने वाला है। अभी जो लड़ाई की बात छिड़ी हुई है, कोई मानने को तैयार नहीं, उसकी स्थिति क्या है ये जानने के लिए कल का प्रोग्राम जरूर सुनिएगा। और अमेरिका से कनाडा से हमारे साइकेट बासु बोलेंगे और विशेषज्ञ हैं फॉरेन पॉलिटिक्स के, और बहुत मैंने वहाँ पे कनाडा में रिसर्च स्कॉलर हैं और उन्होंने ये जियो पॉलिटिक्स पर बहुत रिसर्च किया है। अमेरिका से संगीता टोडमल भी कल जुड़ेंगी, तो कल का प्रोग्राम भी बहुत आकर्षक होगा। और आज का प्रोग्राम अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनको निराशा से तोड़ने के लिए, उनमें जोश जगाने के लिए हम सुनेंगे डॉक्टर विनय कुमार को। आशीष जी आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इनडायरेक्ट वे में आप लोग हमारे वेबिनार को और हमारे प्रोग्राम को भी सफल बनाने में बहुत योगदान करते हैं। जोशी जी भी हैं, तो हम लोग अभी डॉक्टर विनय से निवेदन करेंगे उनका जब मैं गया था तो मेरे होटल में कुशवाहा जी आए थे और फिर अपने घर भी निमंत्रण दिया था, तो हम रात को भी अपनी गाड़ी से उनके घर गए थे। और इस तरह से यदि हम लोग अपना परिचय ऑनलाइन के अलावा यदि ऐसे भी बना लें तो ऑफलाइन भी हम लोग मिलते रहेंगे और बड़े बड़े प्रोग्राम जब करेंगे तो सभी को बुलाएंगे हम। तो अब हम डॉक्टर विनय जी से, और विनय आपने गोपाल शंकर जी का भी 2 ठो आशीर्वाद वचन हम लोग सुन के इसको शुरू करें, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर अभी गोपाल शंकर जी हैं। और गोपाल शंकर जी हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए उन्हें बोलने की इजाज़त प्रदान की जाए। गोपाल शंकर जी, गोपाल शंकर जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, आपका माइक नहीं चल रहा है। गोपाल शंकर जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। गोपाल शंकर जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। ये विनय जी हमारे यहाँ आए हुए हैं अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात कहने के लिए विनय जी आए हैं। डॉक्टर साहब, हेलो हेलो। हाँ, बहुत बड़े बेड हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड हैं और इनकी दवाई से बहुत लाभ होता है। जैसे हमारे ग्रुप में बैठे मेरठ के डॉक्टर भट्ट साहब हैं, वैसे डॉक्टर विनय कुशवाहा जी हैं, अपना वीडियो भी बनाते हैं और लोगों को पढ़ाते भी हैं। और गवर्नमेंट के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर जयपुर के एक एसेट हैं और हमारी इंडिया के एसेट हैं। तो हम अपने गोपाल शंकर साहब से उनको बाइज्जत बोलने की इजाज़त मांगते हैं। गोपाल शंकर साहब। है
मैं आपका बहुत ही स्वागत करता हूँ इस वेबिनार। आवाज नहीं आ रही है। तो आयुर्वेद का महत्व है जी, रहेगा, क्योंकि एलोपैथिक से दवाओं की भरमार रहती है, जिसका अंततोगत्वा विपरीत आप आकर के यहाँ हमारे बीच आने वाले हैं, इससे बहुत बड़ी बात क्या हो सकती है आज के जमाने में। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ कांग्रेगेशन दिस वेबिनार, और मैं आशा करता हूँ कि से बातें होंगी, हम लोग लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर विनय जी आप शुरू करिए। सबसे पहले थोड़ा सा आवाज आ रहा है। सबसे पहले तो हमारे जो आदरणीय मुख्य अतिथि श्री चंद्रेश्वर जी का जो उद्बोधन मैंने सुना, उससे जो है पूरा जोश चरम सीमा पे आ चुका है, और उनका उद्बोधन जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही विद्वतापूर्ण है। उनका मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन्होंने अपना समय निकाला, उसके लिए भी मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात ये है कि हमारे बीच जो सीनियर IAS सर आए हैं और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस वेबिनार के लिए निकाला, उसके लिए भी मैं बहुत आभार हूँ और उनका स्वागत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। जो विषय है आज का कि रिलीज स्ट्रेस एग्जाम थ्रू आयुर्वेदा। कहीं ना कहीं सब लोग हम इस स्टेज से गुजरे हुए हैं, आने वाली पीढ़ियां भी गुजर रही हैं, और युवाओं में भी इसका स्ट्रेस इतना हो गया है कि आजकल हमें आए दिन समाचारों में, सोशल मीडिया में सुसाइड के केसेस देखने को मिलते रहते हैं। तो उसी विषय को मैं थोड़ा सा अपने अल्प ज्ञान से थोड़ा सा उसको आप सबके बीच बांटना चाहूँगा। हो सकता है कि ये विषय बहुत वृहद हो, लेकिन मेरे अल्प ज्ञान की वजह से थोड़ा सा अल्प रह गया हो। तो आज मैं इस विषय को शुरू करते हुए सबसे पहले हम आते हैं कि स्ट्रेस होता क्यों है। सबसे पहले जो आयुर्वेद में निदान कहा गया है कि उसका कारण क्या है, तो स्ट्रेस होने का जो कारण होता है वो 5 तरह से हो पाता है। पहला कारण है बच्चों में कि वो उनको फेल हो जाने का डर हमेशा सताता रहता है। दूसरा कारण है कि उनकी तैयारी की दिक्कतें आती हैं। तीसरा कारण है कि बाहरी दबाव, एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है वो उनको कहीं ना कहीं डगमगाता रहता है। और चौथा कारण जो है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, और पांचवा कारण जो है लाइफस्टाइल है। इन 5 कारणों को हम एक एक करके जानेंगे कि इससे स्ट्रेस कैसे और क्यों होता है। तो सबसे पहले जो बात आई हमारी कि फेल हो जाने का जो डर है लोगों में, जो फियर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस को पैदा करने का। तो सबसे पहले जो फेल हो जाने का डर है उसमें आता है कि वो हमेशा स्टूडेंट डरा हुआ रहता है कि कहीं कहीं कम नंबर ना आ जाए। माता पिता और टीचर्स जो हैं उनका भी डर बना रहता है, इस वजह से वो निराशा में रहता है हमेशा। डॉक्टर विनय कुमार जी, हाँ जी, हमारे बीच में प्रोफेसर नीलेश नारायण जी आ गए हैं, जी जी जी, जो यूएनओ से प्राइज विनर हैं, यूएनओ से अवार्ड विनर हैं, जी जी, और यूएनओ के वक्ता हैं, हाँ, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में आ गए हैं, और अभी राहुल जी भी आ गए हैं। सबका परिचय हम लोग बाद में लेंगे। राहुल जी और प्रोफेसर नीलेश जी, आपका स्वागत है। मैं भी उन सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से मुलाकात हो रही है और वेबिनार में हम एक साथ शिरकत कर रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा था पहले कि फियर फैक्टर जो होता है बच्चों में, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण होता है स्ट्रेस को डेवलप करने का, स्ट्रेस को पैदा करने का। तो उसमें वही है कि जो मैंने जैसा पहले बताया कि कम नंबर आने का डर है,
माता पिता के एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनके जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे वो डिसअपॉइंटेड होना शुरू हो जाते हैं। तो पहला कारण जो हमारे सामने आया वो फियर ऑफ फैक्टर, जो फेल हो जाने का डर है, फियर ऑफ फेल्योर। दूसरा कारण आता है प्रिपरेशन इश्यूज, जिसमें कि वो स्टडी का प्रारूप तैयार नहीं कर पाते हैं। स्टडी के लिए उनके पास समय कम होता है, वो पहले रिवीजन नहीं करते हैं और नहीं बाद में कर पाते हैं। और परीक्षा का जो मेन जो फैक्टर होता है रिवीजन न करने के कारण, वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। तीसरा कारण आता है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर में क्या होता है कि बाहरी दबाव, फैमिली मेंबर्स की आशाएं, फैमिली मेंबर्स सोचते हैं कि तुम्हें ये करना है वो करना है, जो वो खुद ना कर सके वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो भी एक उसका कारण जो है बच्चों को अस्थिर करने में और उनके अंदर डिप्रेशन पैदा करने में सबसे बड़ा कारण यही होता है। और एक होता है जो उनके बच्चों के सिमिलर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको कि समकक्ष लोगों की प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, समकक्ष लोगों की प्रतिस्पर्धा का भी दबाव जो है बच्चों में देखा जाता है कि कहीं वो आगे निकल जाए या मैं पीछे रह जाऊं, लोग क्या कहेंगे, समाज का डर रहता है। ये सभी चीज़ें जो है ये अपने स्ट्रेस को डेवलप करने में बहुत सहायक होती है, बहुत सहायता करती है। चौथा कारण मैंने बताया आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है कि उसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को परिपूर्णवाद या परफेक्ट बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ये तो आपको और आपको मान के चलना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि वो इस परफेक्शन के कारण उसके अंदर नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देता है। उसमें होता ये है कि वो ये सोचने लगता है कि मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं, मेरे नंबर अच्छे आ ही नहीं सकते, मैं कभी सफल हो ही नहीं पाऊंगा, मैं जो है मेरा जो है किसी से कोई मैच ही नहीं है, मैं तो सबसे गया बीता हूँ। तो इस जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो नेगेटिविटी जो उसके अंदर डेवलप होती है, उसके कारण उसका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है और सोचने समझने की क्षमता भी बाधित होने लगती है। चौथा कारण हमारा ये है। और उसकी वजह से उसमें आत्मविश्वास की कमी या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है। चौथा और पांचवा कारण जो मैंने बताया, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में हम जैसा कि सभी जानते हैं कि आज की लाइफ स्टाइल जो है बहुत ही ख़राब होती जा रही है। एक तो रात में बच्चे देर तक जागते हैं, नींद पूरी 8 घंटे नहीं लेते हैं, व्यायाम की कमी रहती है और अन्य जो चाय कॉफ़ी जैसे स्टूडेंट्स पीते हैं उनको नहीं पीना चाहिए। ये स्ट्रेस का भी मेन कारण कहा गया है। अब स्ट्रेस में हमारे सामने ये 5 कारण हैं। इन स्ट्रेस को दूर करने के लिए आयुर्वेद में निदान परिवर्जन नाम की एक परिभाषा दी गई है। निदान परिवर्जन का मतलब ये होता है कि जिस कारण से रोग उत्पन्न हो रहा है उस कारण को ही समाप्त कर दिया जाए। तो हमने जो ये 5 तरह के जो हमने निदान देखे, इनसे हमें बचना है। और परिवर्जन में क्या होता है, आहार और विहार, डाइटरी प्लान और एक तरह से अपना लाइफ स्टाइल, इन दोनों के कारण से भी, इन दोनों की वजह से हम निदान परिवर्जन कर सकते हैं, अर्थात जो रोग के कारण हैं उनको हम दूर करेंगे। और इसके बारे में डिस्कस मैं थोड़ा आगे करूँगा कि आगे हम पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे। तो अभी हमारे पास आया कि हमारे पास जो स्ट्रेस जो पैदा होता है बच्चों में, विद्यार्थियों में, उसके 5 कारण हमने निकाले, ढूंढे। अब आता है कि इन कारणों को दूर करके स्वस्थ कैसे रहा जाए, स्ट्रेस से निकला कैसे जाए। तो उसके लिए जो है चार जो पॉइंट्स आते हैं आयुर्वेद में। पहला है मन और शरीर का अभ्यास, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा है मेद्य रसायन यानी ब्रेन टॉनिक। आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसे पाउडर हैं, ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि मेद्य रसायन कहलाती हैं, जो कि ब्रेन टॉनिक भी कह सकते हैं। उनका जो काम जो होता है नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा होता है और न्यूरॉन्स को जो है वो मजबूत करते हैं और समझने, सोचने और याद करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तीसरा कारण होता है जिसको कि हम स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, वो होता है प्रतिदिन का भोजन यानी डाइटरी प्लान, जैसा कि मैंने पहले कहा। और दूसरा है लाइफ स्टाइल। और चौथा जो प्लान आता है हमारे पास, वो आता है पढ़ाई की योजना।
इन 4 कारणों को अगर हम फॉलो करेंगे या इनको हम ध्यान देंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो इससे हमारा स्ट्रेस 100% दूर होगा और आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और जो अचीव करना चाहते हैं वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया स्ट्रेस दूर करने का जो उपाय है वो है माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस, यानी मन और शरीर का अभ्यास। मन और शरीर के अभ्यास में भी कई चीजें हैं, जिसमें पहला हम आएंगे प्राणायाम। प्राणायाम जो है उसमें 4 चीजें हैं, अनुलोम विलोम है पहला, दूसरा है भ्रामरी, तीसरा है मेडिटेशन और चौथा है त्राटक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अनुलोम विलोम की, कि अनुलोम विलोम तो आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए और क्या फायदे हैं, अगर इसको हम पहले समझ लेंगे तो हमें अनुलोम विलोम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा और हम उसको सीरियसली करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें ये करना क्यों चाहिए, जो कि अनुलोम विलोम से हमें क्या फ़ायदा होता है या ब्रेन को क्या फ़ायदा होता है। तो जैसे ही हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। तो जैसे ही हमारा श्वास एक नासिका से अंदर जाता है और दूसरे से बाहर आता है, दाएं से गया बाएं आया और बाएं से गया दाएं से आया, तो उस ऑक्सीजन, एक्सेसिव ऑक्सीजन की वजह से उस हेमिस्फीयर में, जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ की जो नर्व सेल्स हैं उनको ताकत मिलने लगती है, और ताकत मिलने से हमारा जो ब्रेन का जितना भी काम है वो अच्छी तरह से होने लगता है और हम कंसंट्रेट होते हैं। अब आता ये है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 तरह का होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर का क्या काम होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है भाषा को सीखना, भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, एनालिटिकल टास्क आदि कार्यों के लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग सब विषयों में चैंपियन होते हैं, कहीं भी कुछ भी करा लो, वो जैसे हमारे आईएएस साहब हैं, उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से जो राइट हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर क्या होता है कि क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। जिसका राइट हेमिस्फीयर होगा, उसको स्ट्रांग होगा, उसका जो क्रिएटिव वर्क है, यानी जो कहानीकार होते हैं, लेखक होते हैं, कविताएं लिखते हैं और जो रचनात्मक कार्य करते हैं, उनका राइट हेमिस्फीयर जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमारे में सब में जो है कोई ना कोई एक हेमिस्फीयर कुछ ज़्यादा अधिक स्ट्रांग होता है। अगर राइट है तो लेफ्ट थोड़ा सा कम रहेगा और लेफ्ट है तो राइट थोड़ा सा कम रहेगा। और अगर इन अनुलोम विलोम से इन दोनों का पोषण होगा तो इससे हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ेगी, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और मानसिक स्पष्टता बढ़ती जाएगी और तनाव कम होगा। तो पहला तो हमने जो अभी कारण ढूंढा माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिस का, वो हुआ अनुलोम विलोम। दूसरा आता है, जैसा कि मैंने कहा, भ्रामरी। भ्रामरी क्या होता है, भ्रामरी कैसे किया जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। और जो भंवरे की आवाज़ होती है, जिसको बी ब्रीथिंग कहा जाता है, उससे क्या होता है कि जो बी ब्रीथिंग से जो आँख और कान को बंद करके जो हम की आवाज़ निकालते हैं, उसके अंदर जो मस्तिष्क में जो नर्व सेल्स होती है उनमें वाइब्रेशन जैसा फील होता है, और उस वाइब्रेशन से जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी एक्सरसाइज होने लगती है, और उस एक्सरसाइज होने की वजह से वह स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसके कारण हमें तनाव, चिंता और घबराहट से मुक्ति मिलती है, गुस्सा कम आता है, अच्छी नींद आती है और ख़ासतौर से एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भ्रामरी करना बहुत आवश्यक है। तीसरा आता है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन भी आप सब लोग जानते हैं कि मेडिटेशन से जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है। मेडिटेशन में होता ये है कि हमारा को जो ध्यान है वो अगर आप आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं भटक रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो आप आंख बंद करके जो आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। केवल उसी बात पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका मेडिटेशन फंक्शनल होने लगेगा। और इसकी वजह से, मेडिटेशन करने की वजह से क्या होता है कि नींद अच्छी आती है और तनाव कम होता है।
तनाव कम क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो तनाव का हार्मोन जो कॉर्टिजोल होता है, वो कॉर्टिजोल कम होने लगता है। उसको मेडिटेशन से कॉर्टिजोल का जो कंट्रोल है बहुत अच्छा होता है, और इसलिए जो है हमारे अंदर स्थिरता भी आती है, याद करने में मदद भी मिलती है, और याददाश्त तेज होती है, कंसंट्रेशन भी आता है। और चौथा जो मैंने बताया आपको वो है त्राटक। पहला हो गया अनुलोम विलोम, दूसरा हो गया भ्रामरी, तीसरा हो गया मेडिटेशन, चौथा हो गया त्राटक। त्राटक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपने सुखासन पे बैठना होता है, जैसे आप हम लोग आलती पालती मार के आराम से बैठते हैं। चौथा क्या था सर? चौथा चौथा त्राटक। त्राटक है, त्राटक त्राटक क्राटक क्राटक त्राटक। देखिए योग है, ये भी एक योग है। तो कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। त्राटक में होता ये है कि अपने को नीचे बैठ जाना होता है, जैसे कि हम लोग सुखासन पे बैठते हैं आलती पालती मार के, और अपने से 3 से 4 फीट की दूरी के पे या तो आप कैंडल जला लें आंखों के सामने, मतलब जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर, या तो कैंडल जला लें या दीवार पे कोई पॉइंट बना लें पेन से या पेंसिल से, और लगातार उसको 5 से 60 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखना होता है, कंसंट्रेट करके। होता ये है इसमें कि आपको प्रैक्टिस करते करते आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, तो वो त्राटक की एक जिसको कहते हैं पीक, जिसको त्राटक का जो पीक है वो आपकी आंखों से जब आंसू आने लगेगा तो आप समझ लीजिए कि आपके त्राटक का पीक है। उस अभ्यास को करने से होता ये है कि हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी और विल पावर को भी बढ़ाता है, दूसरा एंजाइटी को कम करता है, और चौथा अनिद्रा को भी कम करता है। जिसको नींद नहीं आती है उनके लिए भी ये योग बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छा योग है। तो इस तरीके से योग के द्वारा जो है हमारे पास 4 चीज़ें आ गई हैं। अनुलोम विलोम आ गया है, दूसरा भ्रामरी आ गया है, तीसरा मेडिटेशन आ गया है, और चौथा त्राटक आ गया है। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि मेडिसिन, आयुर्वेद में बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। तो अब हम जो है उस पर चर्चा करेंगे कि ब्रेन टॉनिक कौन कौन से हैं तो आयुर्वेद में, जिनको कि मेद्य रसायन कहा जाता है, और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें हमारे पास 3 तरह का मेडिसिन है। पहला है ब्राह्मी, 4 तरह की मेडिसिन है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा और जटामांसी। ये चारों प्रोडक्ट या चारों पाउडर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, और ये चारों जो है ब्रेन टॉनिक का ही काम करते हैं। ब्राह्मी में क्या होता है कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ड्रग शरीर ब्रेन में काम कैसे करता है। तो जो हमारे जो ब्रेन को जो पढ़ने में जो मदद करती है, ब्रेन हमारा काम कैसे करता है या उसको वो टॉनिक या बल कैसे प्रदान करता है, तो कोई भी चीज़ जो पहले है वो ब्रेन पहले सीखता है, लर्निंग। दूसरा होता है रिटेन, मतलब जो हमने सीखा उसको वो धारण करता है। मतलब क्या होता है कि कभी तो हमने पढ़ा और फिर भूल गए, तो वो उसको रिटेन करता है, ये जो ड्रग है। और रिटेन के बाद तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है रिकॉल, मतलब जब आपका समय पड़ा तो वो आपको याद आना चाहिए। तो इस तरह से लर्निंग, रिटेन और रिकॉल, ये चारों अगर हम औषधियाँ लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो ये तीनों चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह फंक्शनल हो जाती हैं, तो हमें कहीं भी कोई रुकावट पैदा नहीं होती है, और हमारा कंसंट्रेट और जो भी हमने याद किया है, पढ़ने में सीखा है, तो वो तो एक तो याद रहेगा, और दूसरा जब आप समय पड़ेगा तो वो रिकॉल भी करेगा। तो इसमें पहला ड्रग आता है ब्राह्मी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ब्राह्मी जो है एक तरह का ब्रेन टॉनिक का ही काम करता है, सीखने में और ध्यान लगाने में इसमें इम्प्रूवमेंट करता है ब्राह्मी। दूसरा ड्रग है हमारे पास शंखपुष्पी जो है मेंटल फटीग, मतलब जो मस्तिष्क थक जाता है उसको वो शीघ्र ही रिपेयर करता है। जैसे हमारा जो दिन भर काम करते हैं और फिर रात को सोते हैं, तो उस समय जो है ब्रेन सेल्स रिपेयर होती हैं, जब जाके हम सुबह फ्रेश उठते हैं।
तो उस फ्रेशनेस को बनाए रखने के लिए शंख पुष्पी जो है बहुत ही सहायक है। तीसरा आता है हमारे पास अश्वगंधा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अश्वगंधा कैसे काम करता है। अश्वगंधा जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो तनाव का जो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसको कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करने से क्या होता है कि हमारे अंदर भावनात्मक कंट्रोल रहता है, इमोशनल कंट्रोल भी रहता है, रासायनिक और भावनात्मक तनाव को वो कम करता है, जिससे शरीर में मानसिक तनाव को सहन करने की क्षमता बढ़ती है। कोई भी अगर तनाव आया और आप स्थिर रहेंगे तो वो जो कार्य करता है वो अश्वगंधा करता है, वो एडेप्टोजन होता है एक तरह का, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और किसी भी कष्टकारी समय या जिसको कहते हैं कि भावनात्मक और इमोशनल जो अपने तनाव होते हैं उनको वो कंट्रोल करता है। इससे हमें स्थिरता बनी रहती है और कॉर्टिसोल के ऊपर इसका बहुत अच्छा फंक्शन है, जो कि नाम अश्वगंधा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूड डिसऑर्डर को, एंजाइटी को, मूड डिसऑर्डर को डिस्टर्ब होने से बचाता है, चिड़चिड़ेपन को खत्म करता है। तो हमारे पास 3 तरह के ड्रग हो गए, ब्राह्मी, दूसरा हो गया अश्वगंधा और तीसरा है अपना ब्राह्मी और शंख पुष्पी। चौथा मैंने आपको जैसे बात की जटामांसी। जटामांसी भी आयुर्वेदिक पाउडर है, ड्रग है, बाज़ार में अवेलेबल है। तो ये एक तरह का नेचुरल नर्वाइन टॉनिक है। जैसे कि एलोपैथ में जो बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, नर्व B12 अधिकतर देते हैं वो लोग, मिथाइल कोबालामिन। तो वो जो हमारे यहाँ जो नर्व टॉनिक है बेस्ट, वो है जटामांसी। अब हमें करना ये है कि जटामांसी भी जो है स्ट्रेस को, नींद ना आना और दिमाग का हमेशा थका रहना, उसको वो दूर कर दे। तो हमारे पास ये चारों तरह के पाउडर हैं और इन चारों पाउडर को आप बराबर की मात्रा में मिलाकर रख लें और आधा चम्मच सुबह शाम इसको आप पानी से ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मेडिसिन का। अब मेडिसिन के बाद हम आते हैं आहार और विहार पे। आहार मतलब डाइटरी और विहार मतलब लाइफ स्टाइल। आहार में क्या होता है कि आहार जो है हमें इस समय जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ताज़ा और हल्का भोजन ही खाना चाहिए। घर का बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं। इससे क्या होता है कि हमारे पाचन शक्ति पे ज़्यादा जोर नहीं आता और क्योंकि जब हम अगर हैवी खाना खाते हैं तो जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड जाने वाला होता है वो सारा हमारे पाचन तंत्र पे आ जाता है और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों को कहा गया है कि कम खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए। बार आप खा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा जो आहार में आता है वो आता है कि हम ऐसा क्या खाएं कि जिससे हमारे ब्रेन को टॉनिक मिले, तो उसे हम लोग ब्रेन फूड कहते हैं। ब्रेन फूड में हमारे यहाँ आता है बादाम और अखरोट। तो बादाम और अखरोट को आप रात में भिगो दें और सुबह उसको पीस करके या तो दूध में मिला के आप ले सकते हैं या आप वैसे ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। और घी और दूध का प्रयोग भी आपको इसमें बढ़ाना है, उसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और अपने भोजन में घी का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि मानसिक जो मेंटल एबिलिटी है वो घी से डायरेक्ट संबंधित है। अगर आपने देसी घी गाय का खाना शुरू किया है तो आपकी मेंटल एबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत सराहनीय रहेगी और कंसंट्रेशन भी आपका अच्छा बना रहेगा। दूसरा आता है अपना बिहार में। बिहार मतलब लाइफ स्टाइल, जिसमें कि पहला प्रमुख कारण है अभ्यंग। अभ्यंग मतलब मालिश करना शरीर की, और वो मालिश से जो है वात का शमन होता है। तो उसके लिए आपको करना ये कि नहाने से 10 मिनट पहले या तो ब्राह्मी तेल का या तिल के तेल का आपको शरीर पे और सिर पे मालिश कर सकते हैं और ये एक तरह का नर्वाइन टॉनिक है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है ब्राह्मी तेल। तो ये आ गया अपना अभ्यंग।
पहला हो गया सात्विक भोजन, भोजन में आ गया। दूसरा हो गया ब्रेन फूड। तीसरा हो गया मसाज, अभ्यंग। चौथा है एक आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा योग है और बहुत ही अच्छा जिसको कहते हैं कि पंचकर्मों में से एक है नस्य कर्म। नस्य कर्म में क्या होता है कि हमारे आयुर्वेद में अणु तेल आता है। तो अणु तेल की जो 2-2 बूंद है, आप वो रात को सोने से पहले दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल सकते हैं। उससे होता ये है कि आपका जो मेंटल फॉग होता है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे फॉग धुंधला हो जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर में एक मेंटल फॉग जैसी स्थिति हो जाती है और उसकी वजह से एकाग्रता की कमी होती है। उस फॉग को और कंसंट्रेशन, उस फॉग को ये अणु तेल दूर करता है और इससे क्या होता है कि आपकी मानसिक थकान दूर होती है। आपको जो धीमा सोचना है, धीमा सोचते हैं, भ्रम रहता है, मानसिक अस्पष्टता रहती है, ये सारे विकार अणु तेल डालने से दूर होते हैं और दूर होने में सहायक भी होते हैं। ये बहुत अच्छा एक अणु तेल हमारे यहाँ योग है। फिर आता है हमारा अणु लाइफस्टाइल। तेल कहाँ पर लगाना है? अणु तेल कहाँ पे सर, डालना है? अणु तेल रात को सोते समय नाक के दोनों छिद्रों में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स अच्छा। और राइट नॉस्ट्रिल्स में 1-1 बूंद या 2-2 बूंद डाल करके आपको डेली सोना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बार-बार जो जुकाम लगने की जो प्रक्रिया है वो रुकेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका जो साइनस का जो जितने भी डिजीज़ हैं, साइनसाइटिस से संबंधित या सर दर्द से संबंधित, वो दूर होते हैं। तो अणु तेल एक हमारे यहाँ बहुत अच्छा योग है। उसके बाद हम आते हैं बिहार पे, लाइफस्टाइल पे। कि लाइफस्टाइल स्टूडेंट का कैसा होना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मेंटल स्टेटस के लिए। पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त होता है कि जो सूर्योदय का समय होता है, उससे 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त हमारे यहाँ आप देखें तो 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में सभी स्टूडेंट्स को उठना है और अपना अध्ययन करना है। और अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फ़ायदे क्या हैं, कैसे उठते हैं, क्या फ़ायदा होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे पहले हम उठते हैं और उसका जो फ़ायदा हमें मिलता है वो होता है कि वातावरण इस समय शांत रहता है और इस समय किसी भी कार्य को आप करेंगे तो उसमें एकाग्रता बढ़ेगी। तो ये हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का पहला फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ कि इस समय जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है, जिसको कि नेसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन जो है हमारे खून के अंदर बह रहे हीमोग्लोबिन से सबसे ज़्यादा अटैच हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का जो वहन उस समय खून कर पाता है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही कर पाता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जब हमारे ब्रेन को मिलती है या हमारी बॉडी को मिलती है तो हमारा एनर्जी लेवल हाई रहता है और इम्यूनिटी के प्रति हम बहुत मजबूत होने लगते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने या पुराने लोगों ने कहा है कि हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। लेकिन जल्दी कब उठेंगे आप? जब रात को आप 9:30 और 10 के बीच में सो जाएँ। 9 से 10:30, 9:30 से 10:30 के बीच में आपको सोना है, जो कि छात्रों के लिए बहुत ही एक तरह का आइडियल टाइम है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको अध्ययन करना है। इसलिए जो है ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है। तीसरा जो हमें फ़ायदा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, वो होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है तनाव का हार्मोन होता है, वो उस समय सबसे ज़्यादा संतुलित उसी समय में रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में कॉर्टिसोल का जो लेवल होता है हमारे शरीर में सबसे कम होता है। तो उस समय आपको जो है एकाग्रता जो आप आएगी वो सबसे ज़्यादा पीक जो एकाग्रता या पीक कंसंट्रेशन है वो उसी समय आता है। चौथा हमारे कारण आता है कि इस समय या आप कहें कि भगवान ने जो ऐसा समय बनाया है कि इस समय हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। आप इस समय में निर्णय लेने की क्षमता आप में दिन की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाती है और रचनात्मक कार्यों में सुधार होने लगता है।
इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के हमने ये जो फ़ायदे देखे हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए के साथ-साथ वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के उठना जो है तनाव को सबसे कम करना इसका एक सबसे बड़ा कारण है। तो चौथा जो हमारा कारण आया वो आया कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है और उससे हमें क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। अब हम आते हैं कि पढ़ाई की योजना। पढ़ाई की योजना मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ना कैसे चाहिए, इसके लिए थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ब्रेन की जो क्षमता होती है, वो 45 मिनट से 60 मिनट तक के बीच में पीक रहती है। कई स्टूडेंट्स में आपने देखा होगा कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, रात-रात भर पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं। आपके ब्रेन की क्षमता ही नहीं है, आप क्या पढ़ेंगे? ब्रेन की जो क्षमता होती है पीक, जिसको कि पीक फंक्शनल आवर्स कहा गया है, वो 50 टू 60 मिनट। तो स्टूडेंट्स को करना ये है कि 50 टू 60 मिनट्स तो आपको कंसंट्रेट रह करके स्टडी करनी है। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का गैप देना बहुत ज़रूरी है। अब उस 10 से 15 मिनट के बीच में आपको क्या करना है कि जो आपने पिछला पढ़ा है, उसको आप मनन कर सकें। ये आपके लिए बहुत ही कारगर जो ये योजना है वो बहुत ही अच्छी है। और उसके गैप देने के बाद आप फिर से 45-50 मिनट आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। तो टुकड़ों में अध्ययन करना बहुत अच्छा होता है और इससे आपका दिमाग भी शांत रहता है, एंग्जाइटी नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन नहीं आता है और जो भी आप पढ़ेंगे उसको वो आप मनन करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, लर्न, रिटेन और रिकॉल। जब तक हम ये 45 और 50 मिनट का पीरियड फॉलो करेंगे तो हमारा लर्न भी रहेगा, रिटेन भी रहेगा और रिकॉल भी होगा। तो सबसे अच्छी बात हमें मिल गई। अब एक चीज़ और आई है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आपने बॉडी डिटॉक्स की बात करते हैं हम सब कि भाई हम पंचकर्म करेंगे तो बॉडी डिटॉक्स होगी, बॉडी में जो जितना भी टॉक्सिन्स है वो हम वमन विरेचन के द्वारा साफ कर लेंगे, बॉडी शुद्ध हो जाएगी। लेकिन जो मेंटल एबिलिटी है या जो मस्तिष्क है, जो मानसिकता है, उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो आजकल के विद्यार्थियों में देखा गया है डिजिटल डिटॉक्स। ये डिजिटल डिटॉक्स क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको अपनी स्क्रीन का टाइम घटाना है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या आपका मोबाइल हो या आपका टेलीविज़न हो। ये तीनों चीज़ें डिजिटल डिटॉक्स का काम करती हैं हमारे मेंटल एबिलिटी में। तो इन तीनों चीज़ों से आपको हमेशा दूर रहना है। अब आता है हमारे पास फिज़िकल मूवमेंट भी होना चाहिए थोड़ा-सा कि भाई जो है आपने फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह भी ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छे 2 आसन हैं, एक तो बलासन है और एक सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए तो आप सभी जानते होंगे कि उसमें 12 स्टेप्स होते हैं और वो 12 स्टेप्स जो हम करते हैं तो उससे पूरी बॉडी का फ्लो, बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो मस्तिष्क से लेकर के, ब्रेन से लेकर के टो तक जो है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। एक-एक सेल्स का जो है उसमें एक-एक सेल्स को जो है ब्लड मिलने लगता है और उसका पोषण होने लगता है, सेल्स में ताकत आने लगती है। तो शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे कम समय का जो आसन है वो सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार सभी विद्यार्थियों को इसमें करना ज़रूरी होता है। और एक बलासन है, बलासन से भी जो है हमारे अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में सबसे अच्छे जो योग कहे गए हैं वो बलासन है, बलासन और सूर्य नमस्कार। इस तरीके से हमारे पास जो स्टूडेंट्स के लिए जो छोटा सा वक्तव्य है वो मैंने आपके सामने रखा है। और आप जो भी अगर कोई संशय है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बलासन में कैसे किया जाता है? बलासन में कुछ नहीं, वो तो अब तो मैं करके बता नहीं पाऊँगा। आप वो भी एक जैसे उकड़ू बैठ गए, उकड़ू बैठ कर के नहीं नी के बल जैसे अपने जो ये आप इसको आप नेट पे देख सकते हैं कि बलासन के जो स्टेप हैं वो 2 तरह से होते हैं। उसको आप उकड़ू बैठ कर के या नी पर बैठ कर के और
आगे की तरफ कमर झुकाते हुए हाथों को आगे ले जाते हैं। हम्म, और उसमें वो जो है बलासन कहलाता है, और वो नर्वस सिस्टम को जो है काम करता है, शांत करता है, नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करता है। तो वाह, जितने भी हमारे जो ड्रग हैं, वो फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे वो डाइटरी प्लान हो, चाहे वो आपका साइकोलॉजिकल हो, चाहे आपका वो लाइफ स्टाइल हो, ये सब चीज़ें जो है, सारी चीज़ें मिल करके नर्वस सिस्टम को काम करती हैं, शांत करती हैं। इसके कारण जिससे जो है आप में एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होने लगता है। तो ये जो आयुर्वेद किस प्रकार से मेंटल स्ट्रेस में सहायक हो सकता है, उसके बारे में मैंने थोड़ी-सी चर्चा की। बहुत अच्छा किया। हमारे एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर कलकत्ता के डॉक्टर अविनाश प्रसाद भी आ गए हैं, उनका स्वागत। उन्होंने नहीं सुना तो हम एक बार आपने जो कहा वो एक बार दोहरा लेते हैं। आपने कहा स्ट्रेस के कारण होते हैं प्रेशर, दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ, तीसरा कंपटीशन प्रेशर, हाँ, चौथा साइकोलॉजिकल प्रेशर, हाँ, और पांचवा आपने लाइफ स्टाइल बताया। ये 5 तरह के कारण हमारे स्ट्रेस के कारण हो गए, और इसको रिजॉल्व करने के लिए आपने बताया क्या करें? मन और शरीर का अभ्यास पहला। जी, जी, जिसको बोला आपने डाइट और लाइफ स्टाइल बदलने का, बहुत अच्छा बताया आपने। जी। और हमारे हमारे वेबिनार में अपने चांद चांद लगा दिए। और ब्रेन ब्रेन टॉनिक बताया आपने, नर्वस टॉनिक देने की बात कही। जी, और फिर प्रतिदिन का भोजन, जी, लाइफ स्टाइल भी बताया आपने, पढ़ाई जी, की योजना बताई। जी, अच्छा, आपने जो बताया मन और शरीर को का अभ्यास करने के लिए जी, अनुलोम विलोम बताया। हाँ, अनुलोम विलोम में आपने बताया कि लेफ्ट हैंड से वो ठीक है, हैंड नमस्ते। हैंड हाँ, स्केयर में हाँ, मुझसे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। और हुँ, राइट वाले का क्रिएटिव, और लेफ्ट वाले बड़े बड़े आईएएस और हाँ, हाँ, ये सब होते हैं, जी, डॉक्टर होते हैं, और राइट वाले क्रिएटिव काम करते क्रिएटिव होते हैं। हैं जी और सर, रचनात्मक काम करते हैं। जी सर। फिर आपने दूसरा बताया उपाय भ्रामरी। भ्रामरी में हुँ, आपने बताया कि ये जो आंख बंद करके हम करते हैं, उससे तनाव, चिंता और घबराहट से मुक्ति मिलती है, और जी, याददाश्त बढ़ता है, जी, और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है अनुलोम विलोम से। जी, फिर आपने बताया मेडिटेशन। जी, मेडिटेशन में आपने बताया कि कंसंट्रेशन बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, तनाव जी, कम होता है, स्थिरता जी, आती है, जी, और याददाश्त बढ़ती है। जी, फिर आपने एक बहुत अच्छा चीज बताया, क्राटक। टाटा। नीचे बैठकर 4 फीट दूर पर एक कैंडल जला लें, जी, या कोई बिंदु पर आप ध्यान लगा लें, और जी, इतना ध्यान से देखें कि आंख से आंसू आ जाए। तो जी, इससे जब वो पीक पॉइंट होता है, और जी, मेमोरी और विल पावर इससे बढ़ता है, नींद बराबर। अच्छी आती है। इसके बाद आपने बड़ा सुंदर चीज बताया, मेडिसिन बताया, और 4 तरह के मेडिसिन बताया आपने, जी, और आयुर्वेद का, जिसको ये उन्होंने भी लिखा है, भट्ट साहब ने भी लिखा, भी आए कि नहीं पता नहीं। हुँ, उन्होंने पहला आपने बताया ब्राह्मी, दूसरा हुँ, अश्वगंधा, तीसरा शंख पुष्पी, और चौथा जटामांसी बताया आपने। जी, जी, तो आपने बताया कि ब्रेन 3 तरह से काम करता है। पहला जी, लर्निंग, सीखता जी, है, जी, फिर उसको रिटेन करता है, धारण करता है, हुँ, फिर उसको जब जरूरत पड़े रिकॉल करता है। कितना बढ़िया बताया। अरे डॉक्टर साहब, आप विद्वान हैं और सारी दुनिया मान गई। नहीं अभी आप सर। हमारे प्रोग्राम में आते रहिए। शंख पुष्पी में आप बताया कि जब दिमाग थक के चूर, शंख पुष्पी हम पहले जहाँ थे वहाँ डायरेक्टर बंगला मिला हुआ था, जी, वहाँ विपाड़ में। तो वहाँ शंख पुष्पी का पेड़ था, और उसके जड़ को ले आकर के पानी में भिंजा के और फिर हम पीते थे। ओह, कितना दिमाग में मतलब हमको शांति मिलता था, ये तो मैंने देखा हुआ है। फिर जी, जी, दुकान से जाके हमने वो शंख पुष्पी लाया, और जब मैंने जो चूर्ण देता है, उससे ज्यादा जो हम लोग घटा मैंने वो मतलब जो सचमुच का जो मतलब पेड़ का ही जड़ लाते हैं, तो ज्यादा फायदा करता है। या जी, फ्रेशनेस लाता है, आपने कहा दिमाग में फ्रेशनेस लाता है जब हाँ, दिमाग फ्रेशनेस थक जाता है बराबर, बराबर। तो। अश्वगंधा को आपने बताया
कि तनाव के हार्मोन को कंट्रोल करता है, तनाव के हार्मोन को अश्वगंधा कंट्रोल करता है, मानसिक तनाव को शांत करने में सहायक होता है, इमोशनल आघात को कम करता है। जब आघात तो मिलता ही आदमी को, उसको उससे लड़ने की ताकत अश्वगंधा से आती है। और जटामांसी बताया कि स्ट्रेस कम करता है और नींद बढ़ाता है। फिर आपने बताया आहार और विहार। आहार में बताया कि घर का भोजन खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। हाँ, ये बहुत सुंदर चीज बात बताई। हम लोग ने अभी बाहर का खाना कम से कम, ये कब बहुत जरूरत पड़ा तो कभी खाए, नहीं तो कभी नहीं खाते हैं। आहार में आपने बोला ब्रेन फूड, ब्रेन टॉनिक बताया आपने। और आपने सबसे बढ़िया बात बताया कि बादाम और अखरोट को पानी में भिंजा लीजिए और सवेर में या तो दूध में डाल के या ऐसे ही खा लीजिए। और आपने सबसे बड़ी बात बताई कि घी का प्रयोग जरूर करें। एक बात प्रश्न आती है डॉक्टर साहब कि जिसको हार्ट अटैक होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको क्या बादाम और अखरोट खाना चाहिए या घी का प्रयोग करना चाहिए? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा संशोधन है। अखरोट और बादाम आप भिगो के खाएं। हाँ, भिगो के आप खा सकते हैं, और वो इतनी मात्रा में नहीं खाना है। जो अपन 1-2 बादाम, जो वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल तो कम बढ़ाएगा, उससे ज्यादा आपको एनर्जी देगा। अच्छा एनर्जी से आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अच्छा उससे कोलेस्ट्रॉल एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता रहेगा। अच्छा, तो दो हम लोग चार बादाम और 4 अखरोट मतलब पानी में मैंने ऐसे ही कच्चे ही खा लेते हैं। हाँ, तो क्या वो भिगो के भिगो के कर और दूसरी और बात है कि गाय का जो घी होता है, घी ये में आम और घी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में जो देसी गाय के घी की जो बात कही गई है, वो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अच्छा, हाँ, ये इसलिए बहुत मैंने बड़ी बात कही आपने। गाय की घी की बात की है, वो भी देसी गाय की घी की बात। अच्छा, एक और हम लोग रात को टमाटर, गाजर और बीट का जूस पीते हैं, तो क्या वो पीना चाहिए? जूस नहीं, उबाल करके उसका सूप बना के पीते हैं, तो वो कैसा है? हाँ, सूप बना के आप पी सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप वैसे कच्चा सलाद के रूप में खाएंगे ना, तो वो हाँ। ज्यादा आपको पेई रहेगा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और अच्छा, फाइबर क्या होता है, सबसे पहले जब आंतों के अंदर जाता है, ये तो आंतों के नीचे वो फाइबर लेयर बना देता है। हम्म। तो जो भी उसके बाद जो आप खाएंगे ना, चाहे वो शुगर के मरीज के लिए इसीलिए कहा जाता है कि उसको फाइबर डाइट लेनी होती है। तो फाइबर डाइट इसीलिए कहा गया है कि वो आंतों में डायरेक्ट ब्लड का एब्जॉर्ब ना हो करके फाइबर के थ्रू होने लगता है। और जब तक बहुत बढ़िया। वो डायरेक्ट शुगर को स्पाइक नहीं करेगा। तो कोई अच्छा, भी चीज आप, ये जो फाइबर वाली है, इसको आप या तो सब्जी के रूप में, या जो आप सलाद कह रहे हैं बीट रूट वगैरह, इसको आप वैसे खाएं तो ज्यादा बेटर। अच्छा, यदि खाली बॉईल करके उसको ये हाँ। बॉयल करके आप सूप के रूप में ले सकते हैं। अच्छा हाँ, ऐसा कोई अच्छा इशू नहीं है उसमें। अच्छा। और तीसरा फिर आपने बिहार में बताया मालिश, और आपने बताया कि नहाने से 10 मिनट पहले तिल और ब्राह्मी का तेल मस्तिष्क पर लगाएं, जी। इससे याददाश्त तेज होती है। बड़ा बढ़िया चीज बताया आपने। ये सारे लोग यदि सुन रहे हैं ना, इसको जरूर पालन कीजिएगा। और ये सब हमने देखा है, और ये सब मतलब अमृत के रूप में काम करता है। और फिर इसका आपने बताया न्यस्कर अड़ू तेल रात को सोते समय दोनों नाक में डालिए तो सर्दी नहीं होगी और दिमाग तेज होगा, दिमाग का ऊपर शांत रहेगा। 1 या 2 बूंद जरूर डालिए। और फिर बिहार लाइफ स्टाइल में आपने बताया एग्जामिनी के लिए, तो सबसे पहला चीज आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए, जो 3:30 से 5 बजे रहता है। तो क्यों उठना चाहिए? क्योंकि उस समय वातावरण एकदम शांत रहता है, एकाग्रता रहता है, और इससे पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते थे ना सर, तो रात
भर जगते थे हम लोग का मतलब पता नहीं। हाँ तो ठीक है, लेकिन उसमें आपने एक चीज और बताया कि दिमाग 50 मिनट से 60 मिनट तक ही काम करता है, वो उसमें आते एक्सेप्शंस को हैं फिर मैं उसका। सर एक्सेप्शंस की बात अलग अलग है। अब जैसे आप जैसे हाँ, विद्वान लोग हैं तो उनका ज्यादा काम कर सकता है, हमारे सामने अच्छा आईएएस अच्छा साहब बैठे हैं उनका भी कर सकता है, ये सबके लिए लागू नहीं है। ये मैंने अच्छा एज ए अच्छा आम आदमी की बात की है। अच्छा। फिर आपने बताया कि सवेर में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा और अच्छा रहता है और शुद्ध हाँ रहता है। सबसे ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में मिलता है ऑक्सीजन, जी एनर्जी हाई लेवल का होता है, और उस समय जो पढ़ लीजिए दिन भर मूड फ्रेश रहता है। जी और हम लोग क्या करना है वो सवेर में लिख के यदि बना लें और उसको उसी हिसाब से काम करें तो बहुत अच्छा लगता है। और 9:30 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए रात को। जी आपने ये बताया कि रात को सो जाएंगे तब जल्दी न सवेरे तभी उठेंगे। जल्दी उठ पाएंगे। और फिर आपने बताया कि तनाव कॉर्टिजोल का लेवल सबसे ज्यादा कम होता है, हाँ तो इससे एकाग्रता सबसे ज्यादा होता है, निर्णय की क्षमता व रचनात्मक कार्य की शक्ति बढ़ती है। जी सर। तो ये एक बात क्लियर कीजिए, तो तनाव कोर्टिसोल का लेवल सबसे कम होता है हाँ हाँ तो ये ये सबेर में। हाँ सबेर हमारे में, सबेर में। हाँ 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 सवेरे समझ में गए। ये हाँ प्रकृति ने बनाया है हमें। हाँ जब हाँ बिल्कुल। जैसे हमारा जब तनाव होता है तो तनाव में हमेशा कोर्टिसोल बढ़ जाता है। हाँ जी, ठीक है। बहुत और बढ़िया। हाँ और और एक बात और बता दूं मैं कि पूरे दिन में सुबह 7 से लेके सुबह के 9 बजे तक के बीच में हाँ, कोर्टिसोल का लेवल सबसे ज्यादा होता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो कोर्टिसोल का इसलिए लेवल बच्चों को सबसे। कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ें तो बहुत सही रहता है, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये बात नहीं लिखी थी हमने। अच्छा, इसके बाद आपने बताया पढ़ाई की योजना कैसे बनाएं, बहुत सुंदर बताया। क्या बताएं आपके विद्वता, और जितने विद्वान हमारे ग्रुप में आते हैं उससे आप एक रत्ती कम नहीं है। अरे सर 50 मिनट से 60 मिनट ही ब्रेन की क्षमता होती है। ये आपने एक नई बात बताई जो हम लोगों में से किसी को नहीं मालूम था। हम लोगों ने इतना पढ़ाई करवाया, करीब 2-4 हजार हमने कोर्स करवाए, लेकिन ये बात नहीं मालूम था। इस समय ही कंसंट्रेट करिए, पहले 50 से 60 मिनट ही पढ़ाई कीजिए, ब्रेन की क्षमता की यूज कीजिए, और फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और जी इस ब्रेक में रिकॉल कीजिए। अरे वाह, क्या बढ़िया बात बताया। पहले लर्न कीजिए, फिर रिकॉल कीजिए, फिर रिटेन कीजिए, फिर उसके बाद जब 10 मिनट बाद जब रिकॉल कर लिया, तब उसके बाद फिर से 45 से 50 मिनट पढ़िए। इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ने से और जल्दी दिमाग में सब बातें और ज्यादा देर तक स्टोर रहता है। बहुत बढ़िया बताया। फिर आपने बताया डिजिटल डिटॉक्स से और स्क्रीन के टाइम से हमको दूर, टाइम को कम करने का चेष्टा करना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ऑफिस में और सब जगह तो खाली कंप्यूटर और उससे लैपटॉप बिना काम ही नहीं चलता। जब हमको वहाँ विपार्ट में काम मिला तो पहला हमको डीजी साहब ने हमको कंप्यूटर दिया और दूसरा उसके साथ एक लैपटॉप भी दिया कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे काम करोगे तो जल्दी होगा। तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और मेरे बच्चे जो काम कर रहे हैं दिन रात खाली कंप्यूटर और उससे और इंटरनेट के बिना काम ही नहीं चलता है। तो खैर इसका कोई उपाय और खोजना होगा। उपाय उपाय तो सर इसको कम करना हाँ संभव ही नहीं है आज के समय में। नहीं और संभव अभी तो जो हम वेबिनार करा रहे हैं ना, हाँ इसके जी लिए कितना मेहनत खाली ऑनलाइन और कंप्यूटर और मोबाइल से ही करना पड़ता है। जी ये बात तो सही और है। इसके तो हाँ अपना जो पहले वाला जो मैंने बताया ना कि आप 45-50 मिनट तक आप कंप्यूटर यूज कीजिए, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक दे दीजिए, ऐसा कर जी लीजिए। जी। तो अच्छा अच्छा। वो आपके लिए जो है वो सही रहेगा, बेनिफिशियरी रहेगा।
और सबसे लास्ट में आपने बताया कि एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हम लोग बहुत तरह का करते हैं, लेकिन आपने 2 तरह का बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए बताया, बालासन और दूसरा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप हैं, सभी विद्यार्थियों को करने से उनका मेंटल टॉनिक बढ़ता है। ये एक बात तो हमारे उन्होंने बता दिया डॉक्टर विनय साहब ने, और डॉक्टर विनोद भी आए हैं, शायद उनके भाई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ठीक है। तो और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न आता है या कुछ पूछना हो तो आप पूछें। मैंने जो लेट आए हैं उन सभी के लिए मैंने एक बार दोहरा दिया। हिमांशु श्रीवास्तव यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर, वो भी आ गए हैं पुणे बम्बई से। तो हम सबका स्वागत, बड़े बड़े लोग सब कोई आए हैं, लेकिन जो लेट से आए हैं वो हमारा रिकॉर्ड जरूर सुन लीजिएगा। और किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछें। सुनील शर्मा जी, आप कुछ पूछना चाहें, या डॉक्टर स्नेह प्रभा सुनना चाहें, या डॉक्टर अविनाश, आप जो होम्योपैथिक में जो ब्रेन का टॉनिक देते हैं उससे इसका कैसे तुलना करेंगे, ये आप बताएं। हिमांशु श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है, तो वो पूछ सकते हैं। क्या पूछना है पूछिए, हिमांशु श्रीवास्तव। सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। मैं देखा यहाँ पे कि बहुत ही अच्छा डॉक्टर विनय ने बताया, और आपने अमिताभ जी ने बहुत अच्छा उसको समझ किया। बहुत खुशी हुई सारी बातें सुन के, और जानकारी भी मिली। लेकिन मैं एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, और वो लगभग अपने जीवन का आधा समय व्यतीत कर चुके हैं, और यह पूरी परिचर्चा मुझे लगी कि ये बच्चों के लिए था जो कि ग्रोइंग है। तो हम ये चाहेंगे कि ये जो भी हम लोगों ने सुना अपने तक ही सीमित न रखें, अपने पोता पोती, अपने बेटा बेटी तक इसको पहुंचाएं। और जितने भी डॉक्टर साहब ने मेडिसिनल बताया, तनाव के कारण बताए कि क्या क्या कारण होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिनको अमिताभ जी ने बहुत अच्छा रिपीट किया, वो हम उनको भी बताएं, और एक क्लोज वॉच रखें उन पे कि ये सारी स्थितियां उनके जीवन में ना आए। यही मैं चाहता हूँ, यही मेरा सुझाव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हम बुजुर्गों को इसीलिए सीखना जरूरी है कि हम बच्चों पर इसको आजमाएं, और बड़ों को इससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है ये बात का भी ध्यान रख करके, उस बात को जो जिस तरह से माइंड काम करता है उसको जैसे टुकड़े टुकड़े में करके, ये भी हम लोगों के लिए भी उपयोगी है कि पहले 50 मिनट तक, 50 मिनट से 60 मिनट तक हम पहले चीज को काम कर लें, फिर उसके बाद 10 मिनट ब्रेक दें, फिर काम करें। जो बताइए हम बड़ों के लिए भी है, और हम बड़ों को ये बात इसलिए सुनना था, मैंने तो चेष्टा किया था कि बच्चे लोग भी ज्वाइन करें। तो ये आपने देखा होगा कि हमारे पंपलेट में लिखा हुआ है बच्चों के मानसिक तनाव को कैसे दूर करें। तो हिमांशु जी, बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ही हम बड़ों ने ये सुना, और जो बच्चे आए सुन लिए, जो नहीं बच्चे आए उनको हम लोग सुनाएंगे। तो हम लोगों के ट्रेनिंग में एक कहावत है कि मान लीजिए जैसे हम पढ़ाते हैं तो 40-50 आदमी होते, जयपुर में 40 आदमी थे, तो 40 आदमी थे और एक हम पढ़ाने वाले अकेले थे। तो कहा गया कि एक कैंडल यदि जल रहा है और 40 कैंडल बुझे हुए हैं, तो 40 कैंडल को भी जला दें तो क्या होगा, यदि एक कैंडल से 40 कैंडल जला दें तो क्या होगा, तो पूरे कमरे में रोशनी बढ़ जाएगी। रोशनी बढ़ जाएगी तो हम ट्रेनर का काम होता है कि सारे कैंडल को जला दें। तो हमने ये रोशनी, एक कैंडल जो लिया डॉक्टर विनय कुमार से, और उसको हम पहले जितने अपने, अभी आज हमारे करीब 20 आदमी हैं, 20 का कैंडल जला दिया, और ये 20 आदमी, एक आदमी 100 कैंडल जलाएंगे, और घर घर में इसका प्रचार होगा, तो हमारे ज्ञान का प्रसार होगा। ये हमारे वेबिनार अमिताभ का ग्रुप है जो हमने ट्रेनिंग से सीखा है, और इसी से हम अभी बच्चों को भी जागृत करेंगे। और एक बार हम चेष्टा भी करेंगे कि सारे बच्चों को भी बुला करके एक विनय कुमार जी का एक और लेक्चर हम लोग सुनेंगे।
करेंगे, आहार विहार और बुजुर्गों के लिए भी जो उचित होगा आप बताएं। डॉक्टर विपिन शर्मा भी आई हैं। विपिन शर्मा जी अभी जमशेदपुर में हैं, अभी लंदन से आई हैं, और शिव कुशवाहा जी भी ज्वाइन किए। तो अभी विपिन शर्मा और डॉक्टर स्नेह प्रभा, आप लोग क्या पूछना चाहेंगे पूछिए। स्नेह प्रभा जी बहुत भारत सरकार की मास्टर ट्रेनर है हम लोग की तरह, और बहुत विद्वान हैं और बहुत संघर्षशील हैं। इनको हाई प्रेशर भी हुआ और कैंसर भी हुआ, जिसको उन्होंने आधा घंटा टहल करके और दवाई के साथ अपनी बीमारी को दूर भगाया, और आज हम लोगों की तरह वो जागृत भी हैं। तो स्नेह प्रभा जी हम लोगों के लिए आदर्श हैं। आपको कुछ पूछना है? स्नेह प्रभा जी लखनऊ से हैं, आप अपने, हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। एक बहुत अच्छा मौका आपके कारण मिला ऐसे विद्वान लोगों से जुड़ने का और कुछ सीखने का। डॉक्टर विनय जी ने जो बताया है, आज जितनी भी चीजें बताई इन्होंने आयुर्वेद से लेकर, पहले मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है बच्चों का, पेरेंट्स का भी रूल है, सोसाइटी का भी है, कंपटीशन भी है, सिलेबस का भी है, टीचर्स का भी एक्सपेक्टेशंस है, तो बहुत सारे रूल हैं। इसमें आयुर्वेद का ऐसा क्या रोल हो सकता है, एक उत्सुकता थी। मैंने शुरू से सुना डॉक्टर साहब के सारी वार्तालाप को, और इन्होंने जिस तरह से स्टेप टू स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन किया, चाहे वो बायोलॉजिकल लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन हो, या डाइटरी प्लान हो, या डेली रूटीन लाइफ स्टाइल हो, कैसे पढ़ना चाहिए, चंक्स में पढ़ना चाहिए, तो इन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं छोड़ा। और जो कुछ भी बताया, जैसे इन्होंने जो एक्सरसाइज की बात बताई, ये जो मेडिसिन्स बताई, ये हम बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, और जो भी, क्योंकि आफ्टर 40 जो कैटाबोलिज्म है वो बढ़ने लगता है, एनाबोलिज्म घटने लगता है। 40 तक तो एनाबोलिज्म ज्यादा रहता है, कैटाबोलिज्म कम रहता है, टूट फूट की चीजें कम होती हैं और सिंथेसिस ज्यादा होती है, चीजें बनती हैं शरीर में। लेकिन जब टूट फूट शुरू होती है तो ठीक बच्चों की तरह ही बड़ों के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, वही डाइट और लाइफ स्टाइल और सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। तो आपने एक्सरसाइज, मेडिसिन और बाकी जो भी शरीर से कैसे जुड़ा हुआ है, तनाव, कार्टिसोल कैसे बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने बहुत ध्यान से इसको सुना, और उसको जितने अच्छे से अमिताभ सर ने रिकैपिचुलेट किया, जिस तरह से अच्छे से फिर से उसको बताया कि जो लोग ना अटेंड किए हों वो भी उससे अच्छे से विज्ञ हो जाएं, तो बहुत अच्छा था। और मुझे आयुर्वेद में सचमुच में बहुत रुचि होने लगी है। मैं BHU में जब पढ़ती थी मेडिकल कॉलेज में, तो मुझे लगता था कि वहाँ सर्जिकल डिपार्टमेंट जो है वो पता नहीं, जो कमजोर बच्चे होते होंगे वो शायद वहां जाते हैं, पता नहीं कुछ था ऐसा में, जैसे लगता साइंस वाले बड़े होशियार होते हैं, आर्ट्स वाले नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कितने रिच हैं नॉलेज में, हमारे पास सारी जितनी भी पैथी हैं, अगर उनको डीपली उसको देखें तो बहुत ही अच्छी चीज है। हम ऐसे ही विश्वगुरु नहीं रहे हैं। इंडिया जो अपना जो स्थान बनाया रहा है उसमें ये हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथ, सारी जो पैथी है सबका रोल रहा है, और बहुत अच्छा था। हमें सेमिनार बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत सारी चीजें हमने नोट किया। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टेंस रहते हैं, तो मैंने ये चारों जो सुना कि इसका अश्वगंधा, शंखपुष्पी और ब्राह्मी और जटामानसी आप, तो मैं निश्चित ही इसको लोगों को जो मेरे कांटेक्ट में है, जिनको मैं जानती हूँ, निश्चित ही मैं एडवाइस करूंगी कि इसे समझें, और अगर उनको और कंफ्यूजन हो तो हमारे ग्रुप में ऐसे विद्वान हैं जिनसे वो सलाह ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
और मैं तो बोलूँगा कि आंख मूंद के आप जैसे डॉक्टर भट्ट के दवाई को आप यूज करते हैं, एक बार डॉक्टर विनय के भी दवाई को भी यूज कीजिएगा, अमृत की तरह फायदा करेगा। हमने किया था, हमारा जब क्रिएटिनिन बढ़ गया था तो, और बहुत फायदा किया हमको। इसलिए हम अपने मतलब अनुभव के आधार पर आपको सजेस्ट करते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं, और एम्स के डायरेक्टर जनरल भी हैं हमारे साथ, तो उनको भी मैंने बुलाया था तो आज आ नहीं पाए। डॉक्टर भट्ट भी आने वाले थे, तो लेकिन जो लोग आए हैं वो बहुत हैं। हाँ, तो डॉक्टर, हाँ, और विपिन शर्मा जी, आप जमशेदपुर से, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी के दत्ता साहब वो वहाँ पर हैं लंदन में, उन्होंने कहा था मैं जरूर ज्वाइन करूँगा, लेकिन अभी तक तो ज्वाइन नहीं किए हैं। दत्ता साहब आए हैं क्या? गणेश दत्ता साहब नहीं आए हैं, तो हम विपिन शर्मा जी, आप अपना अनुभव बताएं। और मैं गारंटी देता हूँ, शंख पुष्पी और ब्राह्मी तो मैं अभी भी यूज करता हूँ। केरला गया था तो केरला में वहाँ के वैद्य ने हमको ब्राह्मी दिया था तनाव से मुक्ति के लिए, और मैं अभी खाता हूँ। और सोने के लिए एक गोली एक और जी थी जो अब कम खाते हैं, मतलब अब नींद आती है। हाँ, विपिन शर्मा मैम, विपिन शर्मा मैम, सबसे पहले यहाँ के ये प्रिंसिपल है प्रणाम। जब, हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि एक सबने बहुत कुछ कहा, उसको रिपीट नहीं करूँगी, एक ही लाइन कहूँगी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ जी, हम लोग हमेशा सीखते हैं, हम इस वेबिनार से बहुत कुछ सीखे हैं, और मैं ये करूँगी कि मैं इसका के अलग से नोट्स बनाऊँ दोबारा, और इसको मैं लोगों को बताऊँ ताकि इससे समाज को फायदा हो। तभी फायदा होगा जब हम इससे समाज को फायदा पहुँचाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस मीना सर ने एक बात बताई स्ट्रेस की, यहाँ सिर्फ मैं इतना ऐड करना चाहूँगी कि जो स्ट्रेस बच्चों में कम होता है पेरेंट्स ज़्यादा देते हैं। सॉरी, हाँ, बिल्कुल, ये मैं उन्होंने पहला, हाँ, पहला दबाव, पारिवारिक दबाव उन्होंने कहा, दूसरा स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने वो पॉइंट रखा है, 4-5 पॉइंट में पारिवारिक दबाव भी है, जो हम नहीं कर पाते। उनका लैंग्वेज था कि जो हम नहीं कर पाते वो बच्चों से करवाना चाहते हैं, उन्हें टेंशन होता है। ये अपने सपने देखते हैं। कोई बात बहुत नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आज का सेमिनार, बहुत अच्छा था वेबिनार। मैं बहुत इसको अच्छा, वापस लिखूंगी और कोशिश करूंगी बहुतों को बताऊं, समाज को फायदा हो। थैंक यू सर। बस आज शाम तक तो हमारे विनय शुक्ला जी, ये विद्वान आदमी, वो अभी सबको ये इसका रिकॉर्डिंग भी दे देंगे, और इसको पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व भर में मैं फैलाऊंगा, और कि ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं उनको पहचानिए। और आपको बता दें, डॉक्टर विनय का डिमांड अफ्रीका से आया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमको समय नहीं है, हम अभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अभी छोड़ करके हम अफ्रीका नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन आप हमसे सलाह लीजिएगा। और इसके लिए भी वो अफ्रीका के लोग हॉस्पिटल खोले थे, राजी हो गए हैं। तो अब विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये सुनील शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। सुनील शर्मा। हाँ, सभी को नमस्कार सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मैं तो इसमें यही कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ और ये शिक्षण में हूँ, शिक्षण और ट्रेनिंग का ही काम है मेरा। तो राजस्थान में मैं जो कोटा है वहाँ नीट और आईआईटी की तैयारी का वो हब है, और वहाँ मतलब जितनी जनसंख्या कोटा की है उतने ही करीब बच्चे रहते हैं, लाखों की संख्या में। और वहाँ पर इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भाई, क्योंकि वहाँ स्ट्रेस का लेवल इतना हाई होता है कि आपने अगर पेपर में भी पढ़ा हो तो हर साल 2 या 3 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। NEP 20 में भी 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अब जो है ये जो पाठ्यचर्या चल रही है उसमें एक तो जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, और दूसरा मेंटल हेल्थ।
तो डॉक्टर विनय का जो आज का ये सेशन रहा वास्तव में बहुत फ्रूटफुल रहा है सभी के लिए और हमारे लिए विशेष रूप से, क्योंकि आगे जब हम इसको फील्ड में काम में लेंगे तो ये चीजें बहुत हमारे लिए उपयोगी रहेंगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से डॉक्टर विनय का आज के लिए, और सर आपका बहुत बहुत कि आप हमें अलग अलग टॉपिक्स पर इतने विद्वान लोगों से मिलवा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार सर। अमिताभ सर अपने आपका ग्रुप बहुत में बहुत सबको आभार। अपने ग्रुप में सभी को बता दीजिए कि जो मिस कर रहे हैं वो मतलब 50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपया दे के भी इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे जिसको ये लोग हमारे मेरे क्लास में आपने देखा होगा, हमने हर तरह की भाषा बोली है, हर तरह का ज्ञान दिया है। तो कैसे दिया है? ये सभी लोगों से सीख के ही दिया है। बिल्कुल सर, आज जो बिल्कुल। हमने सीखा इसके पहले हमको नहीं मालूम था। जी जी। अच्छा, बिल्कुल। तो सभी को बोलिए, अपने ग्रुप में से पिछली बार तो बहुत लोग आए थे, अभी 2-4 लोग आए हैं। प्रोफेसर नीलेश जी जिनको यूएनओ से सम्मानित किया गया, अभी गर्म पानी से उनके सीने में आग ये माने बर्निंग हो गया था, लेकिन आज हमारा लेक्चर सुनने आए हैं। बहुत बड़े विद्वान हैं और सब जगह अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। तो नीलेश जी आपका स्वास्थ्य कैसा है पहले बताइए, और फिर आप अपना वक्तव्य दीजिए। आपको कैसा लगा आज का डॉक्टर साहब का एडवाइस, कैसा लगा? नहीं सही, बहुत अच्छा है। सबसे पहले सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। तबीयत मेरी ठीक है, दवा लिए तो ठीक है और एक सप्ताह के अंदर अंदर हम फिट हो जाएंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत अच्छी बातें बताया उन्होंने। और पहले से हम लोग इसको प्रोवर्ब के रूप में सुने थे। ब्रह्म मुहूर्त की बात की तो हम लोग बच्चे से एक प्रोवर्ब सुने थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यस। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपके मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई है। हर एक साइंटिफिक रीजन भी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना भी उसमें शामिल है, जो हम ऐड करना चाहेंगे। इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि जिस समय आप सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं उस समय सूर्य की किरण आपके जल, जो लोटे के जल से गिरती है, तो जल का किरण जो है वो विब्गयोर जो है वो 7 रंगों में बट के जो हमारे मस्तिष्क में पड़ती है, दैट मेक्स अस एनर्जेटिक। और जो भी उन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत हाई होता है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। ये सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक रीजन है इसका, और हमारे पूर्वजों ने जो कहा है और साइंस ने इसको प्रूव किया है, सारी दुनिया इसको मान रही है आज कि। और बहुत सारे प्रोवर्ब इस पर आए हैं, इंग्लिश के ब्रिटिश लोगों ने दिया है, बट इट हैज द साइंटिफिक रीजंस। बहुत अच्छा है, हम लोग को स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना ही चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। और अर्ली मॉर्निंग आई हैव द ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर दिस टाइप ऑफ एफर्ट्स। वी गेट द प्लेटफॉर्म वेयर वी गेट द galaxy of scholars on this platform। डॉक्टर साहब के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ग्रेट एप्रिसिएशन, डेप्थ ऑफ द एप्रिसिएशन फॉर द डॉक्टर विनय सर फॉर दिस वैल्यूएबल टाइम एंड दैट इज द साइंटिफिक अप्रोचेज। बहुत सारे साइंटिफिक अप्रोच से उन्होंने समझाया है, कौन कौन से टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है। उतना सारे टर्म्स तो हम सीखने के लिए बैठे हैं, लेक्चर देने के लिए नहीं। इतने सारे मेडिकल टर्म्स मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि वी गॉट एक्सप्रेस्ड हैविंग द साइंटिफिक अप्रोच, pragmatic approach also. That is the lecture is combination of the scientific and the pragmatic approach. That's why I have the great appreciation for them and for the organizers also, for the platforms where we get the galaxy of scholars. Time to time you get the high level lectures. Thank you.
थैंक यू टू ऑल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कल अभी मॉडर्न पॉलिटिक्स अभी कैसी लड़ाई चल रही है उसका एकदम अमेरिका से डायरेक्ट आप सुनिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर लगेगा। हम अपने विद्वान गोपाल शंकर साहब से भी कहेंगे जरूर आएं और उसमें अपना एडिशन दें। और हमारे बीच में लखनऊ के मास्टर ट्रेनर और विद्वान उमेश जोशी जी भी हैं। उमेश जोशी जी आपका क्या प्रतिक्रिया रहा? उमेश जोशी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आज का रहा। और ये डॉक्टर साहब को पुनः आमंत्रित करिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसको कि सभी के लिए आवश्यकता है। एग्जाम का फियर अभिभावकों में, गार्जियंस में बहुत ज़्यादा है। तो और जो आज आपने बताया कि परीक्षा के समय अत्यधिक चिंता होना, कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आत्मविश्वास की कमी, समय प्रबंधन से में समस्या, सिर दर्द, थकान, घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक विचारों का बढ़ना, स्मरण शक्ति में कमी होना, शारीरिक कमजोरी और तनाव, ये सभी परीक्षा तनाव के मूल बिंदु हैं। और आपने बताया कि ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतपुष्पी और इसके साथ साथ योग, दिनचर्या में प्राणायाम, ध्यान और नियमित दिनचर्या से अपने मानसिक संतुलन का बनाना और परीक्षा तनाव को कम करना, बहुत ही अच्छा वार्ता रही डॉक्टर कहा जी की। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद। और अमिताभ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब की इसी विषय पे एक दो वार्ताएं और करवाइए, ताकि उसका लाभ हम सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम लोगों के परिवार के सदस्य बन गए हैं, न ये हमको छोड़ेंगे न हम इनको छोड़ेंगे। अब तो इनका डिमांड अफ्रीका में भी है, इनका घर वगैरह, एयर कंडीशन, गाड़ी ओड़ी सब तैयार है, बस अब इनके हाँ करने की जरूरत है। राहुल जी हैंड रेज किए थे, आप क्या बोलना चाहते हैं? राहुल जी आपने हैंड रेज किया था। राहुल जी आपने हैंड रेज किया था। अच्छा ठीक है। शिव कुमार जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? शिव कुशवाहा जी, ठीक है। तो अब हम अपने आदरणीय गोपाल शंकर जी को का भी आशीर्वाद वचन सुन लें, आज का उनको कैसा लगा। वो अपने विद्वान हैं और आज 82 बरस में भी पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, और आपकी बात को बहुत ध्यान से इन्होंने सुना है। और हम लोग दोनों, मैंने सर भी हमारे यहाँ लेक्चरर थे और हम लोग दोनों ट्रेनर हैं, तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ट्रेनिंग देते हैं। तो आपकी इस बात को जब हमने रिपीट किया तो आपने देखा होगा कि हम भी अब जितना आज आपने सीखा है उतना बोल सकते हैं। तो गोपाल शंकर साहब आपका आशीर्वाद वचन कुछ सुनने चाहते हैं हम लोग। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। गोपाल शंकर जी माइक आपका म्यूट है, माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। अभी नहीं खाली हुआ, अनम्यूट कर लीजिए। गोपाल शंकर जी हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक ज्ञाता हैं, विद्वान भी हैं, आईएएस भी हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ अब हाँ बोलिए सर। हाँ हो गया। हाँ जो भी हम लोगों ने सुना वो बड़ा सारगर्भित था और बड़ी प्रासंगिक था। और मैं चूंकि स्वयं एक अभी विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा ये अच्छा लगा सुन करके कि हम भी इसे आत्मसात करके हम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। 2-4 सूत्र वाक्य हैं जिसको कि जान लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, बच्चों को। जैसे मान लीजिए कि 5 लक्षण हैं विद्यार्थी के: काक चेष्टा, वक्चेष्टा, वपोध्यान,
अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम, ये 5 लक्षण हैं। काक चेष्टा, काक के तरह चेष्टा करना चाहिए हमेशा, कौवे के तरह बहुत ध्यान, बगुले की तरह ध्यान लगा के, जैसे मछली पकड़ने के लिए वो पानी में ध्यान लगा के खड़ा रहता है। श्वान निद्रा, तुरंत निद्रा खत्म हो जानी चाहिए, एकदम गहरी निद्रा में बहुत देर तक सोने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अल्पाहारी, जैसा ही कहा गया, आहार विहार में बहुत ही मितव्ययिता होनी चाहिए। और गृह त्यागी मतलब कि आप घर के बातों में, और जैसे कहा लैपटॉप है और बाकी चीजों से आप घिरे रहते हैं, तो गृह त्यागी का आप तो ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमेशा हॉस्टल चले जाइए या गुरुकुल जैसा कुछ, लेकिन हाँ कुछ त्याग होना चाहिए आप में, जो घरेलू कंफर्ट जोन है उससे हट के काम करना चाहिए। तो ये सब अच्छे लक्षण हैं। जहां तक हमने सीखा है, आयुर्वेद में कहा गया है कि आपको दवाएं खानी चाहिए भोजन की तरह, और भोजन करना चाहिए दवा की तरह। यानी कि दवा हम कम खाते हैं, हिसाब से खाते हैं, डोज के हिसाब से खाते हैं, उसी हिसाब से हमको कम खाना चाहिए भोजन, लेकिन दवा को खाना चाहिए भोजन की तरह। यानी हमारे खाने का वो हिस्सा ऐसा बनना चाहिए कि हम उसको भोजन की तरह खाएं, तभी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि कैसे हमको जीना है, कैसे आहार विहार और खाने पीने की जो हमें ध्यान उस पर देना चाहिए, उसके लिए हमको करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो है वो ठीक से पढ़े, कोई स्ट्रेस नहीं ले और उस पर कोई भय नहीं हो। और देखिए, अच्छा नंबर लाना या नहीं लाना, या आईएएस में बहुत लोग 5 प्रयास करने के बाद होते हैं, कोई नहीं भी होते हैं, कोई 1 नंबर से छूट जाता है, कोई आईएएस के बदले उसको दूसरा मिल जाता है 1 नंबर के चलते। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिनको कि आप कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेस्टीज इशू बना के नहीं रखना है कि हमको फर्स्ट ही करना है, हमको इतना नंबर ही लाना है। आज के कंपटीशन युग में नीट हो या और सब इंजीनियरिंग डॉक्टर के लिए तो आपको हाई मार्क्स लाना ही है ताकि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन अगर आप इसको बहुत ही सामान्य तरीके से लें कि हम अपना जो बेस्ट है उसको प्रस्तुत करेंगे और लगातार करते रहेंगे, तो अवश्य ही आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे। तो बहुत खुश। और कोटा की बात जो कही गई बहुत प्रासंगिक बात है। कोटा में बहुत बच्चे इतना न स्ट्रेन में रहते हैं कि बहुत सी माने आत्महत्याएं भी हुई हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये जो भी बातें कही गई है उनका सार वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं, जो एक तरह से कोचिंग चलाने वाले हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह का टास्क नहीं देना चाहिए कि वो बेचारा टास्क को पूरा करने में ही जूझ जाए और उसको हमेशा यही लगे कि हम टास्क हमेशा पूरा करते जाएंगे समय पर तो हम आगे बढ़ जाएंगे। एक स्ट्रीमलाइन करना होगा, थोड़ा रैशनल बना के इसको करना पड़ेगा, लड़कों को समझाना पड़ेगा और उनको उस तरह से खाने पीने और बाकी व्यवस्था के लिए उनको भी सहयोग करना पड़ेगा जो संचालक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमें आज इतना अच्छा ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रासंगिक बात सुनने को मिली। डॉक्टर विनय जी को बहुत धन्यवाद और बाकी लोगों ने जो इसको उठाया है उनको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।